तो टेम्परेचर के वेरिएशन से मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास जनरली फॉर कंडक्टर्स के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे जो रोटी है, उस रोटी का मतलब है इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर टी पर ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। आर टी का मतलब भी वही है कि रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। रो नॉट का मतलब क्या है? रो नॉट का मतलब है कि रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर T0। T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो नॉट है, तो T टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितनी होगी? अल्फा जो है, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको टेम्परेचर कांस्टेंट कह सकते हैं। यह हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट या कांस्टेंट है। अब अल्फा के बारे में बात करें कि फॉर कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो बढ़ती है और रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है, और कह सकते हैं रेजिस्टिविटी कम होने से रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने से इन सेमीकंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, रिलेशन है आपके लिए टेम्परेचर से रिलेटेड कि रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। तो जब भी करंट कंडक्टर में फ्लो होता है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी वहाँ से निकलती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब बेसिकली एक कंडक्टर ही है रियल लाइफ में, और इसका रेजिस्टेंस है R। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लिया किसके बराबर है? V के बराबर है। करंट इसमें फ्लो हो रहा है I के बराबर। तो जिस रेट से एनर्जी डिसिपेट होती है, जिस रेट से एनर्जी डिसिपेट होती है, उस रेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं पावर। सो पावर को डिफाइन किया जाता है, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू करंट I। पावर इज इक्वल टू V इंटू I, और हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो इस पावर को लिखा जा सकता है VI इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस पावर को। ठीक है, ये पावर है, ये रेट है जिस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है इस रजिस्टर में। अब एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड हीट जनरेटेड। इसको आप H कह सकते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड भी कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड।
H इज इक्वल टू P इंटू टी। P इंटू टी या P इंटू डेल्टा टी भी इसको लिख सकते हैं। डेल्टा टी लिखना ज़्यादा मैच्योर रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे लिख दीजिए P इंटू डेल्टा टी, और इसको और भी लिख सकते हैं आप आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हैं वी आई डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। तो ये सारे रिजल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में, कि यदि हमारे क्वेश्चन में ढेर सारे रेजिस्टर्स सर्किट में लगे हुए हैं तो हम उन ढेर सारे रेजिस्टर्स की जगह एक सिंगल रेजिस्टर रख सकते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम्स होगी वो काफ़ी हद तक आसान हो जाने वाली हैं। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन समझते हैं। इस कॉम्बिनेशन का नाम है, सब लोग जानते हैं इसको, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, मैं आसानी के लिए दो रेजिस्टर्स ले रहा हूँ, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6, ऐसे ही सब लाइन से लगे हुए हैं। इस पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट नंबर A, इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट नंबर C, इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट नंबर B। यहाँ का पोटेंशियल मान लिया VA है, यहाँ का पोटेंशियल VC है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। और हमने क्या माना कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होता है वो होता है I के बराबर। ये सब बातें हमने अज्यूम करी हैं क्वेश्चन इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। अब हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो बेसिकली चार्जेस का फ्लो रेट होता है, कि चार्जेस किस रफ्तार से फ्लो हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, तो वो कहलाता है आपका करंट। तो हम कह सकते हैं कि करंट which goes through resistor R through R1, यानी जो चार्ज इस R1 रेजिस्टर के थ्रू जाता है उतना ही चार्ज R2 रेजिस्टर से होकर भी जाना चाहिए। जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ से जाएगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज यदि एक्यूमुलेट होगा कंडक्टर के अंदर तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर मटेरियल में नहीं हो सकता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के खिलाफ बात हो गई। तो हम समझ गए कि जितना चार्ज R1 के थ्रू जाएगा इज इक्वल टू चार्ज गोइंग थ्रू R2। तो हम समझ गए चार्ज का रेट, चार्ज सेम है, इसका मतलब चार्जेस का रेट सेम है, इसका मतलब यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इस रेजिस्टर से भी जाने वाला है। अब आप क्या करिए कि इस रेजिस्टर के लिए, R1 रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस R1। तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है। तो यहाँ हम लिखेंगे VA माइनस VC इज इक्वल टू करंट इज I, रेजिस्टेंस इज R1। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे इस रेजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि R2 के लिए जब हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे तो हमें हायर रेजिस्टेंस देखना होगा। तो इस रेजिस्टेंस को देखिए हायर वोल्टेज देखना होगा, सॉरी।
तो इस रेजिस्टेंस को देखिए कि करंट लेफ्ट से राइट की तरफ है, इस तरफ करंट है, इसका मतलब ये पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ये पोटेंशियल कम होना चाहिए। सो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज VC माइनस VB, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस R2। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करिए, सिंपली ऐड कर दीजिए। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, लिख लीजिए इनको, VA माइनस VC इज इक्वल टू IR1, और यहाँ लिखिए VC माइनस VB इज इक्वल टू IR2। दोनों को ऐड कर दीजिए तो VC से VC कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। तो ये कुछ बात ऐसी हुई कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों रेजिस्टर की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं पॉइंट A और B के बीच में, तो सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू होने वाली है R1 प्लस R2, और ये सिंगल रेजिस्टेंस ही कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। सो इफ देयर आर n number of resistance and number of resistors in series, यदि किसी सर्किट में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन अप टू Rn। ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि यदि रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, एक के पीछे एक लगे हैं, तो उन सारे रेजिस्टेंस की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 एंड सो ऑन अप टू Rn। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है, उसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, और एक दूसरा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R2। ये कनेक्टेड हैं कुछ ऐसे, पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब मैंने माना कि A पॉइंट का पोटेंशियल है VA के बराबर, और B पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया VB के बराबर है। अब हम जानते हैं कि जो आइडियल कंडक्टर होते हैं, आइडियल कंडक्टर वो इक्विपोटेंशियल होते हैं, यानी कि उन आइडियल कंडक्टर्स में जो पोटेंशियल होता है हर एक पॉइंट का वो एक जैसा होता है, और हम आइडियल कंडक्टर को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं, और जो रियल कंडक्टर्स होते हैं, जो नॉन आइडियल कंडक्टर्स होते हैं, उनको हम ऐसे रेजिस्टेंस की फॉर्म में दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि VA है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, VA के बराबर। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, VA के बराबर। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, VA के बराबर। यदि यहाँ का पोटेंशियल VB है तो यहाँ का पोटेंशियल भी VB, यहाँ का पोटेंशियल भी VB, और यहाँ का पोटेंशियल भी VB। ये बात क्लियर है। अब मान लीजिए कि इस कंडक्टर में यदि कोई चार्ज यहाँ से फ्लो होता है, तो इस चार्ज को आगे जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ से होकर जाता है और दूसरा रास्ता यहाँ से होकर जाता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यदि चार्ज के दो रास्ते हैं तो चार्ज की जो रफ्तार है, चार्ज के फ्लो रेट है,
dq/dt यानी कि करंट वो यहाँ से अलग होगा और यहाँ से कुछ अलग होगा, और वो आया कहाँ से है, ये आया यहाँ से है। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहाँ से I करंट आया और यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, और पूरा का पूरा यहाँ पे मिल गया I1 प्लस I2, I की वैल्यू I1 प्लस I2। तो इस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस R1, और फिर मैं इस्तेमाल करूँगा कि ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस R2। फिर देखते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ इस्तेमाल करूँगा, फिर मैं इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस ओम्स लॉ इस्तेमाल करूँगा। तो पहले R1 के लिए लिखूँगा अप्लाइंग ओम्स लॉ for resistance R1 and R2, resistance R1 and R2 respectively। तो आपको मिलेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 इंटू R1, इक्वेशन नंबर 1। और इसके अक्रॉस में लगाऊंगा ओम्स लॉ, तो आपको मिलेगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू I इंटू R। तो मिलेगा आपको VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि I की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक और इक्वेशन जानते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सिंपल ये चार्ज कंजर्वेशन से आप देख सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ से जाएगा बेटा, उतना ही चार्ज यहाँ से होके जाना चाहिए, उतना ही यहाँ से होके जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ से जितना चार्ज है, यहाँ से जितना चार्ज जा रहा है, वो जाया कहाँ से, वो जा क्यों रहा है, क्योंकि उतना ही चार्ज यहाँ से आया है। जितना आया चार्ज उतना ही चार्ज चला गया। सिंपल चार्ज कंजर्वेशन से ये लिख दिया है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ से, I2 की जो वैल्यू है पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 से। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपको मिलता है I इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 प्लस VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2। तो ये बन जाएगा आपके लिए VA माइनस VB 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 जाएगा आपके पास I, और आप इसे कह सकते हैं कि ये लिखा है VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1, 1 अपॉन 1 बाय R1। ठीक से लिखते हैं इसको, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 I। ठीक बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है, ये R इक्विवेलेंट है। ये क्या है, R इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास रिलेशन मिल जाता है दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और यदि हमारे पास n रेजिस्टेंस हैं, इफ वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमें मिलता है फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन अप टू 1 अपॉन Rn। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब केमिकल सेल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि केमिकल सेल जो है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस की बदौलत हमें एनर्जी मिलती है। तो
हम फिज़िक्स में इस चैप्टर में, इस पूरी फिज़िक्स में ही कह सकते हैं कि एक सेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला जो आपका जो ये बड़ी डंडी है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, इसको P से डिनोट कर सकते हैं। और जो ये स्मॉल वर्टिकल लाइन है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है आपका? नेगेटिव टर्मिनल। ये है N। इन दोनों टर्मिनल्स का अपना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो लेट्स से इसका पोटेंशियल है Vp और इसका पोटेंशियल है Vn। इसको माइनस और इसको प्लस से भी आप डिनोट कर सकते हैं। इसको P लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, पूरा इनका नाम भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Vp माइनस Vn, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है EMF ऑफ बैटरी। इस दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है EMF ऑफ बैटरी, EMF ऑफ बैटरी। और ये जो EMF है ये कांस्टेंट रहता है। रियल लाइफ में भले ही इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हम इन सारे क्वेश्चंस में मानेंगे कि E की जो वैल्यू है, इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर जनरली केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो आयंस के मूवमेंट में एक रेजिस्टेंस उनको फील होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में कुछ रेजिस्टेंस आता है जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे ही इन केमिकल सेल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, उन चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट में भी एक रेजिस्टेंस आता है और उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ ऐसे शो करते हैं। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और ये जो पूरा हमारा सिस्टम है ये कहलाता है हमारा सेल। इट्स अ नॉन आइडियल सेल, नॉन आइडियल सेल कह सकते हैं। और ये जो है ये आपका एक आइडियल सेल है, आइडियल सेल जिसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में जो सेल होता है उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अब ये इसका पोटेंशियल पता है Vp, इसका पोटेंशियल है Vn। मान लीजिए ये पॉइंट है बेटा A, ये पॉइंट है B। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। यदि कोई पूछे आपसे टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे कि बैटरी जो हमारे पास सेल है, एक नॉन आइडियल सेल या पूरी बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। और इसकी वैल्यू होती है E माइनस आई आर के बराबर। यदि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो E माइनस आई आर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखेंगे। यदि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है इस सेल में इस तरीके से, तो जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होती है E माइनस आई आर के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जैसे रेजिस्टर्स का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से सेल्स का भी कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ढेर सारे सेल्स को हम हटाकर एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें भी दो टाइप होते हैं कॉम्बिनेशन में। सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, यदि आपके पास बैटरीज लगी हैं कुछ इस तरीके से, बैटरी का EMF E1 है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दूसरी बैटरी लगी है ऐसे, इसका EMF है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और आगे एक और बैटरी लगी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, ये EMF E3 है।
ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। तो हम इन A और B पॉइंट के बीच में एक सिंगल बैटरी लगा सकते हैं और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और इसका E जो होगा वो E इक्विवेलेंट के बराबर होगा, और ये पूरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है वो स्मॉल r इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब इनकी वैल्यूज भी आपको याद रखनी है कि E इक्विवेलेंट जो होता है वो इनका समीशन होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन। ऐसे ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं ये भी सीरीज में लगे हैं, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम इन बैटरीज को ऐड करते हैं तो हमें इनकी पोलैरिटी का ध्यान रखना होता है। अभी ये सारी की सारी जो बैटरी हैं इनकी पोलैरिटी एक समान है, एक जैसी है, तो हमारी इक्विवेलेंट बैटरी जो है उसकी पोलैरिटी भी इनके जैसी ही है। तो हमने सिंपली इन सबको ऐड कर दिया है। यदि मान लीजिए कि E3 जो है इसकी पोलैरिटी ऐसे ना होकर रिवर्स हो जाए, E3 की पोलैरिटी में ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाए, नेगेटिव टर्मिनल इधर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि E1 E2 इस तरफ है, इनकी पोलैरिटी अलग है, और E3 की पोलैरिटी अलग है, तो हम इस फाइनल फॉर्मूले में E3 जो है उसको माइनस E3 की तरह हम ट्रीट करेंगे। E3 को लिखेंगे माइनस E3। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम दिया है कि ये 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 वोल्ट है, और यहाँ का रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। आपसे पूछा गया है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, या कह सकते हैं कि इस सिस्टम का, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सेल आपको ड्रॉ करना है। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट इनकी पोलैरिटी है, तो हम E इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए +3, इसको मान लीजिए माइनस, इज इक्वल टू 1 वोल्ट। देखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आया पॉजिटिव, हमने इसको माना था पॉजिटिव, तो हमारा जो फाइनल डायग्राम होगा उसमें हम बैटरी बनाएंगे ऐसे, इसके जैसी। और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें R इक्विवेलेंट, उसमें तो कोई पोलैरिटी का चक्कर है नहीं, तो आप सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 ओम, तो यहाँ पे लगा सकते हैं 3 ओम। ये हो जाएगा आपके पास 1 वोल्ट, ये होगा A, ये होगा B। अब कुछ लोगों को डाउट आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको बैटरी के आगे बनाएं या पीछे बनाएं, क्या इस बात पे कोई अंतर पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। आप इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें या इस रेजिस्टेंस को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो कभी भी कोई भी अंतर नहीं आएगा क्वेश्चन में, आंसर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है कि एक सेल है जिसका EMF है E1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, एक दूसरा सेल लगा हुआ है जिसका EMF है E2, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और एक तीसरा सेल है जिसका EMF है E3 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। ये है B और ये है A। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों जो सेल हैं, सेल नंबर 1 ये कंप्लीट एक एंटिटी है, ऐसे ही ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का ही इंटरनल पार्ट है, इसका ही इंटरनल हिस्सा है, ये इसी की बदौलत ये है तो ये है। तो अब हम चाहते हैं कि इन तीनों सेल्स की जगह हम एक सिंगल सेल लगा दें। तो हम क्या चाहते हैं कि A और B के बीच में एक सिंगल सेल लगा दें,
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो R इक्विवेलेंट और जिसका EMF हो इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट के बराबर। अब यहाँ पे भी पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबकी पोलैरिटी एक जैसी है, तो हम बिना ज़्यादा टेंशन लिए ये पोलैरिटी यहाँ की डिसाइड कर सकते हैं, और फॉर्मूला भी बड़ा ही आसान हो जाता है इसके लिए। तो E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है, देखिए अभी के अभी याद होना चाहिए आपको ये फार्मूला। इस वीडियो को देखने के बाद आज रात को जब आप सोओगे तो ये फार्मूला याद होना चाहिए अगली सुबह। सो E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस E3 डिवाइडेड बाय R3। यदि और भी ऐसे ही अरेंजमेंट होंगे तो यहाँ पे प्लस 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 लिखते जाएंगे। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। ये बन जाता है फॉर्मूला E इक्विवेलेंट का। अब जो R इक्विवेलेंट है, ये पूरा फॉर्मूला E इक्विवेलेंट का है। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑल दीज रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ से लिखेंगे इनका फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। अब यदि किसी एक सेल की पोलैरिटी पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है या इनसे अलग हो जाती है, तो हम उस सेल का जो EMF है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। EMF को नेगेटिव लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो माइनस जो है वो EMF के आगे आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाना है।